ऑप्शन में पढ़ लीजिए बढ़िया से। पहले कितना भी आसान क्वेश्चन रहे उसका पहले सबसे पहले सारा ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम इस तरह से सिली मिस्टेक करवाता है ना, तो आप गलत कर सकते हैं, तो बाद में पछताइएगा कि। हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार, भीम-IAS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी भीम टेस्ट के सेट नंबर 5 का। यहाँ पर देखिए 5 टेस्ट सेट नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। आज इसी का डिस्कशन करेंगे और नए व्यूवर को हम बता दें कि इससे पहले 4 सेट का डिस्कशन हो चुका है और वो बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है ना। और आज हो रहा है 5वां टेस्ट। और जो पहले से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि ये सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, और नए व्यूवर के लिए भी फिर से बता देते हैं कि ये सब्जेक्ट वाइज चल रहा है और इसमें 25 क्वेश्चन है। और इसमें जो लास्ट का 5 क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर से संबंधित है। हर रोज जितने भी टेस्ट लिए जाएंगे उसमें हर एक में 5 क्वेश्चन मंथली वाइज 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है। और जो शुरुआती 1 से लेकर 20 तक वो सब्जेक्ट से संबंधित होता है, और अभी जो चल रहा है उसमें 1 से लेकर 12 तक हिस्ट्री से संबंधित, और फिर 12 से लेकर 20 तक बायोलॉजी से संबंधित। इसी तरह से चलेंगे, लगभग 12-13 दिन चलेंगे यही सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर इस टेस्ट सीरीज में, ये जो बीपीएससी भीम टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें कुल मिलाकर 40 टेस्ट लिया जाएगा। कब तक? एग्जाम होने से पहले तक सारा 40 टेस्ट ले लिया जाएगा, और इसमें सारा सब्जेक्ट का कवर कर दिया जाएगा जितने भी बीपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी इस टेस्ट सीरीज को रेगुलरली, मतलब जो भी टेस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है उसको कवर करें, तो उसका एक तरह से ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि क्या हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, या तो किसी तरीके से जो नया सवाल बनता है, जो यूनिकनेस आ रहा है न्यू पैटर्न जो एग्जाम का, क्या उसमें हम छूट रहे हैं, उस टेंशन से आप दूर हो जाइएगा, ठीक है। भले ही हम कहेंगे कि आप अपने तरीके से भी पढ़ते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम एक ब्रॉड प्रक्रिया होता है और सवाल कहीं से भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर जो भी सवाल दे रहे हैं वो एकदम लगभग ये यूनिकनेस रहेगा आपका, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि किसी भी किताब से उठा के छाप दिए, इसमें बहुत सारा मेहनत किया जाता है और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं। देखते हैं कि उसी के कारण से कभी कभी इस टेस्ट सीरीज में विलम्ब भी हो जाता है, ठीक है ना। और एक बात हम कह देते हैं, जो न्यू व्यूवर है अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करने कहिए, ताकि यदि व्यूवर ज्यादा होता है तब हमको और अच्छा लगता है बनाने में, और ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए जितना जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट, और मेरे इस चैनल पर और मेरे पास एकदम सब्जेक्ट का पूरी तरह से भंडार है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बशर्ते यही हो जाता है कि हिम्मत टूट जाता है जब व्यूवर नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आप व्यूवर जो भी इसको देखते हैं उसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बने रहे, और लगातार इसी तरह से नए नए तरीका का आपका टेस्ट और बहुत सारे एग्जाम का, अभी बीपीएससी का ले रहे हैं, कुछ दिन के बाद हिंदी माध्यम से यूपीएससी का भी ले सकते हैं। तो आपका जिस तरह से रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से हम इस पर फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अब इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसको पहले मिटा देते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई। सबसे पहला पॉइंट है कि कहाँ हुई। तो इस संबंध में आप औरंगजेब के बारे में बहुत चीज पढ़े होंगे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, इस तरह से बहुत सारा चीज। लेकिन अब कहाँ यदि पूछ देगा तो एग्जाम के समय में आप पूछ, हो सकता है आप सर पकड़ने लगिएगा कि ये तो नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए हम एक नया तरीका से, यदि सवाल यहाँ से बन रहा है, कितना छोटा सवाल है, आप यदि नहीं जानते हैं तो बेकार हो जाएगा, उस समय आप अफसोस करके या तो अंदाज से मारिएगा। तो इसलिए हम एक यूनिकनेस के साथ इस टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं, और इसमें मेहनत लगता है, पूरी टीम का लगता है, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, औरंगजेब का मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है औरंगाबाद, ऑप्शन सी में है आगरा, ऑप्शन डी में है अहमदनगर, और ऑप्शन ई में है, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बीपीएससी हर एग्जाम, हर प्री एग्जाम के हर एक क्वेश्चन में ये चौथा 5वां ऑप्शन रहता ही है, ठीक है ना। तो इसमें तभी बढ़ना है जब एक से अधिक रहे आंसर, या तो कोई भी नहीं रहे, ठीक। तो आप ये सारा चीज जानते होंगे। तो इसका बताइए सही आंसर कौन सा होगा, और जो जान रहे वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए जवाब अपना, ठीक है ना, ताकि
हम भी जाने कि आप लोग ये सब जानते हैं, ठीक। और फिर इससे आगे के बारे में आगे के क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा अहमदनगर, ठीक है ना। ये अहमदनगर, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। इसका मृत्यु हुई थी 3 मार्च, 3 मार्च 1707। ये तो सब जानते हैं, 1707 में यहीं से सबसे बड़ा चेंज आया पूरे इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। और मुगल काल का पतन यहीं से शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसके बारे में और जैसे थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं कि 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब को मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण हुआ। तो अभी आपको बताए थे कि इसके बाद मुगल काल लगभग पतन की ओर शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि एक नवीन युग का पदार्पण हुआ जिसे उत्तरकालीन मुगल काल, मतलब जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं लेटर मुगल पीरियड नाम दिया गया। यह घटना इतिहास में मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, मध्यकालीन जो इस समय चल रहा था उसके बाद से यहां से चेंज होकर कहां पर शिफ्ट हो गया, तो आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ यहां से शुरू हो गया था, जो हम लोग पढ़ते हैं बुक में जो डिवीजन किया गया है, ठीक है ना। तो यही यही डेट सबसे इंपॉर्टेंट है जब जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, देखिए यहाँ पर पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया था, ठीक है ना। फर्रुखसियर कौन थे? तो मुगल शासक थे, तो इससे कर दिया। तो ऑप्शन ए में है पंजाब के राजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी में है आमेर के राजा विजय सिंह, ऑप्शन सी में है मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, या तो ऑप्शन डी में है मेवाड़ के राजा कुंभा, ठीक। और ऑप्शन ई में है हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, ठीक है ना। तो देखिए फर्रुखसियर फर्रुखसियर ने अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी दोस्ती कर लिया था, ठीक है। और फिर उन्होंने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को परास्त किया, तो इसको क्या किया था? परास्त कर दिए थे। और उसके बाद इनके पुत्री से विवाह कर लिए। किनके पुत्री से? अजीत सिंह। कहाँ के शासक थे? तो मारवाड़ के राजा थे, ठीक है ना। पुत्री से विवाह कर लिया, तो यही क्वेश्चन था और इसका आंसर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सैयद बंधु, देखिए यहाँ सैयद बंधु से संबंधित है। सैयद बंधु उत्तरकालीन मुगल दरबार के किस दल के नेता थे? तो ऑप्शन ए में है तुरानी, ऑप्शन बी में है ईरानी, ऑप्शन सी में है, देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन सी में है अफगानी, यहाँ देखिए ऑप्शन सी में है अफगानी, ऑप्शन डी में है हिंदुस्तानी। तो फर्रुखसियर जो थे, फर्रुखसियर किस दल के नेता थे, ठीक है। आपको पता होगा कि उत्तर मुगल काल में ये गुट हुआ हुआ करता था। अभी इसका डिस्कशन यदि आंसर बता देंगे तो इसका डिस्कशन में भी वो सारा चीज बताएंगे, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए हिंदुस्तानी गुट के थे नेता। कौन? तो सैयद बंधु, ठीक। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सैयद बंधु के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सैयद बंधु जैसे देखिए मुगल काल था, ठीक, बोल देते हैं, ठीक है ना। उत्तर मुगल दरबार में कई खेमा में बट गया था, ठीक है। उनमें से सबसे प्रमुख था चार दल, ठीक है ना। इनमें से बांट सकते हैं आप इस तरह से 4 दल, ठीक है ना। तो पहला पहला था तुरानी, तुरानी ग्रुप, ठीक है ना, ये कह सकते हैं पहला तुरानी। उसके बाद दूसरा था ईरानी, ठीक। और तीसरा अफगानी कह सकते हैं, वो जो ऑप्शन में है सी ऑप्शन में अफगानी, ठीक। और चौथा ग्रुप था हिंदुस्तानी, ठीक। इस तरह से 4 ग्रुप हो गया, ठीक है। ये 4 ग्रुप, ऐसे ग्रुप बहुत थे, ठीक है ना। ये 4 ग्रुप प्रमुख थे, ठीक। तो देखिए इनमें से प्रथम 3 जो थे तुरानी, ईरानी, तुरानी, अफगानी और ईरानी, ठीक है ना। ये तीन जो थे ये मध्य एशिया, ईरान और अफगान सैनिकों का वंशज था। कौन कौन?
तुरानी, ईरानी और अफगानी। ठीक है, ये तीनों क्या था, मध्य एशियाई ईरान एवं अफगान सैनिकों के वंशज थे। इनमें से तुरानी, तुरानी जो है, तुरानी ये वाला, और अफगानी ये देखिए, ये दोनों का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, अफगानी और तुरानी। ठीक है, ये किस मत के थे, तो ये थे सुन्नी मत के। ठीक है ना, सुन्नी मत के। और जबकि ये क्या कहते हैं, ईरानी, ईरानी जो थे ये थे शिया मत, ये थे शिया मत के। और देखिए, ये जो शिया मत के थे, तो शिया मत के दल के नेता कौन थे, तो असद खान। ये सब यदि ज्यादा एग्जाम में इतना डीप नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है ना, असद खान और उसके बेटा जुल्फिकार खान। ठीक, जुल्फिकार खान। आप देखिए तुरानी, तुरानी जो है, तुरानी के बारे में भी जान लीजिए। तुरानी के नेता थे कौन, चिनकिलिज खान और गाजीउद्दीन फिरोज जंग, और कौन थे, चिनकिलिज खान। ठीक है, ये इनके तुरानी के नेता थे। ठीक है ना, अब आइए हिंदुस्तानी, इसी के बारे में तो सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका नेता तो कौन थे, तो आप लोग अभी आंसर दिए हैं सैयद बंधु थे। अब सैयद बंधु दो भाई थे। ठीक है ना, उनका नाम क्या था, तो ये भी जान लीजिए, तो अब्दुल्ला और हुसैन अली खान। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अब्दुल्ला और हुसैन अली खान। ठीक है ना, हुसैन अली खान। ठीक है, तो ये दोनों को ही कहा जाता है सैयद बंधु। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सैयद बंधु कौन थे निम्नलिखित में से। तो यदि ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो मोर देन वन होगा आंसर, जिस तरह से बीपीएससी पूछती है। ठीक है, और यदि इनमें से एक रहेगा तो एक आंसर मारेंगे। तो याद रखिएगा कि सैयद बंधु कौन थे, अब्दुल्ला थे और हुसैन अली खान थे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे। ठीक, अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। ये दो दो थ्योरी। ठीक है, या तो बाहर से आए और यहाँ आके बस गए थे, या तो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में काफी कुरीतियां थी, और जिस तरह से कहते हैं कि निम्न वर्गीय, सो कॉल्ड जो अपर कास्ट, वो निम्न वर्ग कास्ट को मतलब सताते थे, उत्पीड़ित करते थे, इसलिए वो उस उत्पीड़न से तंग आकर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। और बहुत सारे कारण थे भी, तो ये इनमें से एक कारण हम बताएं। ठीक है ना, तो इस यही जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे या तो बाहर से आकर यहाँ पर बस गए थे, इस यही थे हिंदुस्तानी दल। ठीक है, और इस दल का नेता कौन था, सैयद बंधु। ठीक है ना, सैयद बंधु किसको किसको कहा जाता है, तो अब्दुल्ला एवं हुसैन अली खान को। ठीक है ना, इस दल को राजपूत, जाट और हिंदू जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो ये हो गया सैयद बंधु से संबंधित ये जो तीसरा सवाल था उसका डिस्कशन। अब आते हैं चौथा डिस्कशन। चौथा डिस्कशन देखिए क्या है, देखिए इसका कलर चेंज करते हैं, कलर कौन था, नीला। लोहगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था। देखिए लोहगढ़ किला बहुत सारे हैं भारत में। ठीक है, और तो लेकिन उनमें से हमको यहाँ पर आंसर उसी में आना है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में है औरंगजेब ने, ऑप्शन बी में है बहादुर शाह प्रथम ने, और ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह ने, और ऑप्शन डी में है बंदा बहादुर ने। ठीक है, और ऑप्शन ई में है हमेशा की तरह एक से अधिक। यदि एक से अधिक होगा तो उसमें से एक से अधिक भी आंसर करना है। ठीक है ना, तो अभी आते हैं इसका आंसर पर। तो इसका देखिए लोहगढ़ का किला इनमें से बनाए थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, क्यों होगा गुरु गोविंद सिंह थे, देखिए ये इनमें से पहले लोहगढ़ का किला एक बनाए थे महाराजा सूरजमल ने। ठीक, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, और बहुत सारा है, तो उसके बारे में जो ऑप्शन में है ये गुरु गोविंद सिंह ने बनाए थे। ठीक है, अब देखिए इस लोहगढ़ किला ये कहां पर है, तो ये है हरियाणा में। ठीक है ना, हरियाणा में, उसी के बारे में एक है राजस्थान में जो सूरजमल ने बनाए थे। ठीक है, और कुछ एक शायद महाराष्ट्र में भी है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह एक ही ऑप्शन दिया है, तो इसी यही आंसर होगा। ठीक है, ये सदौरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर लोहगढ़ साहिब किला, इसको साहिब लोहगढ़ साहिब किला भी कहा जाता है, अर्थात लोहा का किला। ठीक है, को भाई लखी राय बंजारा, ठीक है ना, भाई लखी राय बंजारा ने गुरु हरगोविंद साहब के निर्देश पर बनाना शुरू किया था। लेकिन इसका जो पूरा जो निर्माण हुआ था वो जैसे 1620 में इसका शुरू किया गया था, लेकिन 1710 तक आकर ये पूरे कंप्लीट हुआ। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किनके थे, तो गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है ना, तो इसलिए इन्हीं के माना जाता है कि लोहगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाए थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि 5 में है, सिख नेता बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी में किसके नाम का सिक्का जारी किया था। बंदा बहादुर 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक,
और उसके बाद बने थे बंदा बहादुर। उसके जैसे गुरु बनने का वो जो था वो सिलसिला खत्म हो गया 10 तक ही, और उसके बाद उसका नेता, सिख का नेता कौन था, तो बंदा बहादुर था। तो 1710 ईस्वी में इन्होंने सिक्का जारी किया था। तो वो किनके नाम से जारी किए थे, तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक, या तो ऑप्शन बी में गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी में है गुरु हरगोविंद सिंह, या तो ऑप्शन डी में है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और ऑप्शन ई में है, इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना जब बीपीएससी के एग्जाम आप प्री दे रहे हैं, तो ऑप्शन ई को भी नजरअंदाज कभी नहीं करना है। ठीक है ना, हो सकता है इनमें से एक से अधिक हो जाए आंसर। ठीक है ना, तो आप बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसमें देखिए, इसमें होगा ई। ठीक है ना, इसमें आपको टिक करना जो है, इस तरह से यदि सवाल आएगा तो इसमें ई मानना है। क्यों? क्योंकि इसमें दो आंसर है। क्यों ये सिक्का जारी किया गया था गुरु नानक के भी नाम से और गुरु गोविंद सिंह के नाम से। बहादुर शाह जो इस समय जो बंदा बहादुर थे, तो बहादुर शाह के शांतिपूर्ण, उस समय मुगल शासक बहादुर शाह थे। ठीक है, बहादुर शाह के शांतिपूर्ण नीति के बावजूद भी सिख नेता बंदा बहादुर ने बगावत कर दिया था। ठीक, बगावत कर दिया। बंदा बहादुर का सबसे महत्वपूर्ण विजय यही था। 1710 ईस्वी में सरहिंद की विजय थी। ठीक है, 1710 ईस्वी में ही उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का जारी किया था। तो यहाँ पर बता दिए गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से सिक्का जारी किया था। और अंततः बहादुर शाह ने बंदा को लौगढ़ नामक स्थान पर पराजित किया, परंतु 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बादशाह की मृत्यु हो गई और लौगढ़ की किला पुनः सिखों ने वापस कर लिया था। ठीक है, लौगढ़ की किला कब वापस कर लिया था पुनः पुनः तो 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में पुनः प्राप्त कर लिए थे। किसने? तो सिखों ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद सैयद उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी में है अकबर शाह द्वितीय, और ऑप्शन सी में है बहादुर शाह प्रथम, और ऑप्शन डी में है शाह आलम द्वितीय। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो, बताइए। उत्तर मुगल काल के भी शासक का नाम आपको हर हमेशा याद रखना चाहिए और उसके कार्यकाल को भी याद रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, कि इतिहासकार सिडनी ओवन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा था कि यह अंतिम शासक है, बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा शब्द कहा जा सकता। और इसके पश्चात जो भी इसके बाद मुगल साम्राज्य का जो भी शासक आए वो लगभग मतलब पतन का ही भागीदारी बने। तो इसके पश्चात मुगल साम्राज्य के तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों के राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। इतिहासकार खफी खान ने इनको बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि दिया था। ठीक है ना, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्र इतने निर्लज थे कि उत्तराधिकारी के लिए लड़ते रहे और सम्राट बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफन नहीं किया जा सका था। तो सोचिए कि इस तरह से नालायक थे इसके बाद के उत्तराधिकारी। ठीक है ना, तो ये मुगल सम्राट में एकमात्र मुगल सम्राट जिसने सैयद का उपाधि धारण किया था वो कौन थे, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है ना, जो किनके बाद आए थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अब देखिए नेक्स्ट सवाल कौन सा है, नेक्स्ट सवाल, सैयद बंधुओं ने निम्नलिखित में से किसको सम्राट बनाया था। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना, और इनसे काफी मतलब बीपीएससी काफी ट्विस्ट करके सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो बताइए इनमें से ऑप्शन में है जहांगीर शाह, ऑप्शन बी में है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी में है अहमद शाह, ऑप्शन डी में है फर्रुखसियर। तो बताइए इनमें से कौन सा, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो जान गए होंगे कि इसका राइट आंसर ई होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मोर देन वन आंसर होगा। ठीक है ना, तो आप बताइए कि इसमें स्पेसिफिक रूप से यदि जाना है तो कौन कौन सा शासक होगा, बताइए। तो चारों होगा कि इनमें से कुछ कम होगा, या तो 3 होगा या तो 2 होगा, बताइए। तो इनमें से जो दिया गया है वो केवल होगा, ये देखिए, ये फर्रुखसियर होगा एक, और एक होगा मोहम्मद शाह। ठीक है ना, और ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, जहांगीर शाह और अहमद शाह नहीं होगा।
लेकिन इन्होंने 4 शासक को बनाए थे। तो उनमें से देखिए फर्रुखसियर है, रफी उद रजात और रफी उद दौला एवं मोहम्मद शाह, ये 4 मुगल सम्राट को सैयद बंधु ने ही सम्राट बनाए थे। ठीक है ना, तो ये हो गया, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान किसने जारी किया था? तो बताइए किसने जारी किया था? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है जहांगीर शाह, ऑप्शन बी में है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी में है देखिए अहमद शाह, ऑप्शन डी में है फर्रुखसियर। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्रुखसियर ने। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। फर्रुखसियर एक ऐसा शासक था कि इसको मतलब इसका भी उपनाम दिया गया है, इसको कहा जाता है घृणित कायर। ठीक है ना, तो ये फर्रुखसियर अपना भला बुरा सोचने में उतना सक्षम नहीं। उसने 1717 ईस्वी में, वहां पर क्वेश्चन में भी शायद दिया गया है, 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान के द्वारा बहुत सी व्यापारिक संबंधी रियायतें दे दिया था, जिसमें बिना सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी जिसको कहते हैं, बिना कस्टम ड्यूटी के बंगाल के रास्ते व्यापार करना भी एक शामिल था। ठीक है ना, अंग्रेज जो अपना शक्ति स्थापित कर रहा था उसमें ये बात बहुत ही मतलब क्रूशियल साबित हुआ था। ठीक है ना, तो और एक फर्रुखसियर का एक और विशेषता था फर्रुखसियर साम्राज्य का कि इसका हर समय साम्राज्य जो था ना वो अशांतिपूर्ण रहता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक मोहम्मद शाह को मुगल शासक मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है हुसैन आलम, ऑप्शन बी में है मुअज्जम, ऑप्शन सी में है रोशन अख्तर और ऑप्शन डी में है नेकू सियर और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या तो इनमें से एक से अधिक। ठीक है ना, तो इसका इसका वास्तविक किसका वास्तविक नाम पूछ रहा है? तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम। ठीक है, तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर थे। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है ना, ये देखिए ये कौन थे? ठीक है ना, तो इसका देखिए ये बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह का चौथा पुत्र जो जहान शाह, ठीक, बहादुर शाह का चौथा पुत्र जहान शाह थे, उन्हीं के पुत्र थे। मतलब ये बहादुर शाह के पोता थे। ठीक है ना, इस तरह से कह सकते हैं। तो वही 18 साल के उम्र में मोहम्मद शाह के नाम से मुगल साम्राज्य के गद्दी पर आसीन हुए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में है, ये देखिए उत्तर मुगल शासन के दौरान स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले शासक और उनके राज्य मतलब राज्य के भाग जो भी कह सकते हैं का सही मिलान कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए सवाल कहते हैं कभी भी ये अधूरा या तो धड़पड़ी में नहीं पढ़िए, तो इसको पूरी तरह से पढ़िए और क्या क्या लिखा गया है वहां पर देखना है, क्योंकि आपको जो चीज जवाब देना है वो पहले अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि किस चीज का जवाब देना है, यस वाला या तो नो वाला। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से मिला नहीं के बारे में हो सकता है कि इनमें से एक से अधिक भी नहीं मिला रहे, या तो एक भी हो सकता है या तो एक भी नहीं भी हो सकता है। तो आप सही से आप देखिए कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में है मुर्शिद कुली खां उड़ीसा, ऑप्शन बी में है बंगस नवाब फरुखाबाद, या तो ऑप्शन सी में है बदन सिंह मथुरा, या तो निजामुल मुल्क अवध। तो बताइए इनमें से कौन सा मतलब मिलान जो है वो सही से नहीं सुमेलित है। ठीक है ना, इनमें से सही से मिलान कौन सा नहीं है? ठीक, तो देखिए इनमें कौन सा मिलान सही नहीं है, ये देखिए ये मिलान सही नहीं है। ये निजामुल मुल्क आप पहले से भी जानते होंगे, निजामुल मुल्क अवध के नहीं थे, वो दक्कन प्रांत के थे। देखिए मोहम्मद शाह जब शासक थे तो उसके दौरान उसी के शासन के दौरान बंगाल बिहार तथा उड़ीसा में मुर्शिद कुली, तो यहाँ पर उड़ीसा भी शामिल है। ठीक, तो राज्य का भाग यही कह रहे थे, कहाँ कहाँ, तो यहाँ पर इसमें शामिल होगा बिहार भी होगा और बंगाल भी होगा, मुर्शिद कुली था। अब बंगस नवाबों का ये जो है, तो देखिए यहाँ पर है कि अवध में सआदत खान, यहाँ पर जो अवध जो है ना यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होता सआदत खान। ठीक, अब यहाँ सआदत एवं दक्कन में निजामुल मुल्क, ये निजामुल मुल्क कहाँ कहाँ होते? तो दक्कन होता यदि तब ये सही होता। ठीक, अब देखिए दक्कन में निजामुल मुल्क और भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह, मथुरा देखिए और यहाँ पर एंड दे देंगे तो भरतपुर। ठीक, भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह। अब देखिए गंगा यमुना के दोआब में कटेहर
रुहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद की नवाब बंगस नवाबों ने स्वतंत्र सत्ता का स्थापना किया था। बंगस नवाब फर्रुखाबाद, ठीक है, ये सब सारा चीज सही है। तो गलत कौन सा है? तो ये निजामुल मुल्क अवध, अवध नहीं होकर दक्कन होता। और अवध का अवध स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसने किया था? सआदत खान ने, ठीक, सआदत खान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखते हैं किस मुगल शासक के समय में मुगलों का सिक्का ढालना बंद हो गया था? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए में है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी में है शाहजहां तृतीय, ऑप्शन सी में है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी में है अकबर शाह द्वितीय, या तो ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा होगा, किसके समय में सिक्का ढलना बंद हो गया था, आप बताइए। तो बहुत सारे लोग, ये काफी फेमस सवाल है, बहुत सारे लोग जवाब दे सकते हैं। जो जवाब दे सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में दीजिए जवाब अपना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ठीक है ना। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यही था अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। इसके समय में 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसाली बंद हो गई और अंग्रेजी सिक्का का प्रचलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। इसमें ये जो अकबर शाह द्वितीय थे, इन्होंने अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए दूत के रूप में किनको भेजे थे? राम मोहन राय को, ठीक है ना। और क्या उसी समय राम मोहन राय का उपाधि दिया था, राजा का उपाधि, तब उसी समय से कहा जाने लगा था कि राजा राम मोहन राय के उपाधि, राजा का उपाधि देकर ब्रिटेन भेजे थे, ठीक है। और इसके समय में बादशाहत केवल, एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि किस मुगल शासक के समय में बादशाहत केवल लाल किला के अंदर ही सिमट कर रह गया था? तो वो होगा अकबर शाही द्वितीय, ठीक है। और अंततः 1837 ईस्वी में अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि सिक्का ढलना कब किनके शासन में बंद हुआ था? तो यही अकबर शाह द्वितीय के समय में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है। तो ये हिस्ट्री का शायद अंतिम सवाल होगा इस सेट में। अब देखिए प्लासी का युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? देखिए ये काफी मतलब एक ट्विस्ट बनाता है और काफी मतलब पुराना भी सवाल है, लेकिन इसको आप याद रखने, इस सवाल का पूछने का मतलब होता है कि आप कालानुक्रम आप सही से याद रखते हैं कि नहीं। सबसे पहला बात है कि प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। और डेट यदि जानना चाहते हैं तो डेट भी है, देखिए डेट होगा 23 जून, ठीक, 23 जून को हुआ था, ठीक। अब इस समय मुगल शासक कौन थे? इस समय कौन थे? सबसे पहले देखिए शाह आलम द्वितीय, सबका तो खैर याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ का याद रखना चाहिए जो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन हम अभी यहाँ पर लगभग सबका बता देते हैं, ठीक है ना। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय कब से कब तक रहे थे? तो 1759 से लेकर 1806 तक, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। और शाहजहां तृतीय थे 1759 के आसपास रहे थे, ठीक है ना। 1759 के आसपास ही बहुत कम समय तक रहे थे। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय कब तक रहे थे? आलमगीर द्वितीय थे 54 से 1754 से लेकर 1700 कब तक? 1759 तक, 1759 तक। और जहांदर शाह 1712, ये जस्ट मतलब क्या कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम के जस्ट तुरंत बाद बने थे। तो 1712 से लेकर 1713 तक ये रहे थे, ठीक है ना। तो अब बताइए कि ये पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में होता है, किन में आता है? तो ये आता है इनमें, किन में? तो आलमगीर द्वितीय, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं कि पलासी के युद्ध के समय में जो 23 जून 1757 को हुए थे, उसके समय में मुगल शासक कौन थे? तो आलमगीर द्वितीय थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। अब देखिए इनमें से सवाल है कि पौधे में पाए जाने वाले रेफिनोज, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन एग्जाम के लिए जानिए, ठीक है ना। तो पौधे में पाए जाने वाले रेफिनोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, या तो ट्राइसेकेराइड्स, या तो पॉलीसेकेराइड्स, या तो इनमें से कोई नहीं, या तो इनमें से एक से अधिक। तो बताइए किसका उदाहरण है? तो पौधे में जो पाया जाता है रेफिनोज, पौधे में पाए जाने वाले रेफिनोज किसका उदाहरण है? तो ये है ट्राइसेकेराइड का उदाहरण, ठीक है ना। अब देखिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इसके बारे में एक सवाल पहले भी था
उस समय हम डिस्कशन कर चुके हैं, शायद सेट नंबर 4 में होगा, ठीक है ना, उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ इस सवाल को भी देख लीजिएगा। देखिए एक ही जगह से हम यदि 2 सवाल ले रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस है कि आप उससे मतलब उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम एक ही जगह से 2-3 सवाल 2-3 सेट में दे देते हैं, ठीक है। और इसलिए भी कि आप पिछला सेट को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर तत्काल बता देते हैं कि मोनोसेक्राइड का उदाहरण है राइबोज, डाइऑक्सी राइबोज, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं राइबोज, डाइऑक्सी राइबोज, इस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज इस कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड है, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, फिर से बोल देते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड है, ठीक। अब देखिए डाइसेक्राइड का एक उदाहरण दे देते हैं, सुक्रोज और मल्टोज, डाइसेक्राइड, ठीक है। पहला मोनोसेक्राइड के बारे में बोले हैं क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ये याद रखना है। और डाइसेक्राइड में सुक्रोज और मल्टोज और लैक्टोज, 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख दें तो लिख देते हैं पहला, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, आप याद रखिएगा मोनोसेक्राइड है, और क्या तो फ्रक्टोज जो फल में पाया जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज, ये दोनों याद रखना है कि मोनोसेक्राइड है। और डाइसेक्राइड कौन कौन सा है, तो देखिए सुक्रोज है, सुक्रोज, माल्टोज, माल्टोज है, ठीक। और एक है लैक्टोज, ये तीनों क्या है, डाइसेक्राइड, ठीक। तो इससे संबंधित सवाल आएगा तो आप एकदम डिफिनेट आंसर कर दीजिएगा। और ट्राइसेक्राइड का लगभग एक ही उदाहरण मानिए कि रेफिनोज है, यदि यहां से पूछा जाएगा यही एक ट्राइसेक्राइड है, ठीक है। अब देखिए पॉलीसेक्राइड कौन कौन सा है, तो पॉलीसेक्राइड में बहुत सारी चीज आएंगे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि मंड, जिसको स्टार्च कहते हैं, ठीक है, मंड हिंदी में कहते हैं। और सेलुलोज देखिए पॉलीसेकेराइड है, ये बात आपको याद रखना है, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज किस में पाया जाता है, पौधों में, ठीक है ना। इसी को हम लोग मतलब मानव आंत इसको पचा नहीं पाता, ठीक है, इसको जानवर पचा लेते हैं। अब देखिए गोंद भी ग्लाइकोजोन, गोंद भी यही है। ये सब सारा चीज सेट नंबर 4 में बता चुके हैं। फिर ग्लाइकोजन, ठीक है। और एक ले लीजिए पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन, ये सारे चीज पॉलीसेकेराइड है। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में जो लग रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है, ठीक है ना, इसलिए डिस्कशन देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं, अब इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहा जाता है, बार बार इससे भी पाला में भी सवाल पूछा जा रहा था, उसमें भी कुछ दूसरा चीज था इसी से संबंधित, लेकिन इसी के आसपास में, क्योंकि इससे सवाल, इस तरह के सवाल में लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं तुरंत, इसलिए बार बार सवाल इसको दे रहे हैं ताकि आपको बार बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब देखिए, तो इसके बारे में आप जवाब दीजिए कि डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है अनुलेखन विधि, ठीक। ऑप्शन बी में है क्या, अनुवादन, इसको देखिए अनुलेखन का इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, अनुवादन को ट्रांसलेशन। और ऑप्शन सी में है पक्षांतरण, ट्रांसपोजन, ठीक है ना। और ऑप्शन डी में है प्रतिलिपि, डुप्लीकेशन, ठीक। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुलेखन कहा जाता है, ठीक। अब देखिए इससे संबंधित जो पहला, इससे पहले जो सेट में दिया गया था उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी इन चारों के बारे में परिभाषित किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो परिभाषा है, जैसे देखिए डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए, इस तरह से जो बनता है उसको उसको क्या कहा जाता है, हम उसको अब पहले आपको बता देते हैं। जैसे देखिए डीएनए से डीएनए बनाने की विधि को द्विगुणन या तो डुप्लीकेशन कहा जाता है। देखिए डुप्लीकेशन, यहाँ पर डीएनए से डीएनए बनाते हैं, जब डीएनए से ही डीएनए बनाया जाता है, मतलब इसको डुप्लीकेशन कहते हैं, ठीक। अब देखिए डीएनए से आरएनए जब बनाते हैं, जो सवाल में पूछा गया है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, यही आंसर होगा, यही, ठीक है। और उसके बाद देखिए इस विधि में जो ये डीएनए से आरएनए बनाते हैं, इस विधि में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है तथा नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल, उसके बारे में भी बताया, यूरेसिल के बारे में भी इससे पहले के टेस्ट सीरीज में जो भी 1 2 3 4 हुआ है उसमें से आप देख लीजिएगा, उसके वहां पर भी चर्चा किया गया यूरेसिल के बारे में भी, ठीक है ना। यूरेसिल आ जाता है और इसकी खोज सर्वप्रथम ट्यूमर वायरस रॉस अस्क्रोमा वायरस में की गई थी,
जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की विधि को अनुवादन या ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन देखिए यहाँ पर है ट्रांसलेशन, एमआरएनए, ठीक है ना। एमआरएनए से क्या बनाया जाता है, तो प्रोटीन, ठीक है ना। एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की विधि को अनुवादन या ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसमें संदेश वाहक जो संदेश को भेजता है, संदेश वाहक आरएनए आरएनए डीएनए आरएनए केंद्रक से निकालकर राइबोसोम पर लग जाता है और राइबोसोम ही क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक। आरएनए से डीएनए, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीएनए से आरएनए, यदि आरएनए से डीएनए बनाना है तो इसको कहा जाता है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है इसको। तो इस तरह से ये चारों लगभग आंसर बता दिए हैं। ये ट्रांसपोजन जो होता है इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं सेट नंबर 4 में, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या कार्य है, तो अभी तुरंत बताएं इससे जस्ट पहले, ठीक है ना। आप यदि वहां सुने होंगे तो तुरंत आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ करना, या तो श्रावण उत्पन्न करना, या तो ऑप्शन सी में है ऊर्जा उत्पन्न करना, या तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अभी तुरंत सुने होंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, उसका डिस्कशन में लगभग। तो आप वहां से सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन में है एडिनिन, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है एडिनिन, ऑप्शन बी में है टायरोसिन, ऑप्शन सी में है सिस्टोसिन, और ऑप्शन डी में है ग्वानिन, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जिन पौधों में संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक। संवहन उत्तक अब्सेंस ऑफ इस तरह वस्कुलर टिश्यू या कर सकते हैं, तो इसका अनुपस्थिति होता है, वस्कुलर टिश्यू कर सकते हैं या तो कंडक्टिंग टिश्यू कर सकते हैं। तो इसका अनुपस्थिति होता है, अब्सेंस होता है, और भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो ऑप्शन ए में है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी में है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी में ट्रेकियोफाइटा, ऑप्शन डी में है अनावृत बीजी, ठीक है। इसको कहता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म। तो और ऑप्शन ई में हो हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए किसके अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें संवहन उत्तक, वैसा पौधा जिसमें संवहन उत्तक की अनुपस्थिति होता है लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है। तो बताइए किसमें के अंतर्गत, तो वो रखा जाता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है ना। अब देखिए सब के बारे में जान लेते हैं। थैलोफाइटा किसको कहता है, तो थैलोफाइटा इस उप जगत के पौधे में भ्रूण नहीं पाए जाते हैं, किसमें, थैलोफाइटा में, और ना ही संवहन उत्तक की मतलब उपस्थिति रहता है, ठीक है, दोनों नहीं पाया जाता है, तो इसको थैलोफाइटा में रखा जाता है। इसका उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं शैवाल ले सकते हैं, शैवाल, ठीक है, शैवाल ले सकते हैं, कवक ले सकते हैं, फंगी जिसको कहते हैं, और जीवाणु भी ले सकते हैं। ये सब में देखिए संवहन उत्तक भी नहीं होता है, और ये तो मुख्यतः सिंगल सेल होता है स्पीशीज। इसमें थैलोफाइटा में संवहन उत्तक भी नहीं होता है, भ्रूण का भी निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और ये हो गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये जो आंसर होगा, ठीक है ना। और ट्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा का उदाहरण हम दे देते हैं कि रिक्सिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस या लिवर बर्ड या हॉर्न बर्ड, ठीक है ना। और ट्राइकियोफाइटा कैसा पौधा होता है, वह पौधा जो संवहन उत्तक, वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियां पाए जाता है इनमें, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो मुख्य रूप से स्थलीय या जीवाणुविद जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है ना, ये ट्राइकायोफाइटा कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं एजोला ले सकते हैं, साल्विनिया ले सकते हैं, साइकस ले सकते हैं, चीड़ ले सकते हैं, सिकोया, देवदार, ये सब पेड़ है, ठीक है ना। लहसुन, प्याज, केला इत्यादि ये सब सारा चीज ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ट्राइकियोफाइटा जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभावित जीव है, ठीक है ना, प्रभावित जीव है। ट्राइकियोफाइटा प्रभाग की अब तक लगभग 2,75,000 जातियों का खोज की जा चुकी है। ये जीव मंडल तथा मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी तथा लाभदायक पौधे होते हैं। इनका 3 प्रकार होते हैं। इसको देखिए, इसको
तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है अनावृत जीवी, जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा कह सकते हैं टेरिडोफाइटा, तीसरा कह सकते हैं एजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक जिम्नोस्पर्म है, उसका डिस्कशन देखिए हम कर देते हैं यहीं पर। ठीक है ना। अनावृत बीजी किसको कहा जाता है? अनावृत बीजी तो ऐसे पौधे जिनके बीज में कवच कवच जो होता है ना, वो नहीं पाया जाता है। इनके बीज जो होता है, इसके बीज में जिस तरह से ना होता है कि छिलका, वो नहीं पाया जाता, तो इसी को कहा जाता है अनावृत बीजी। ठीक है ना। इसका उदाहरण कर ले सकते हैं साइकस और नस। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर में होगा, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन में पढ़ लीजिए बढ़िया से। पहले कितना भी आसान क्वेश्चन रहे उसका पहले सबसे पहले सारा ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम इस तरह से सिली सिली मिस्टेक करवाता है ना, तो आप गलत कर सकते हैं, तो बाद में पछताइएगा कि एक नंबर क्वेश्चन आया। ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए होता है कि आप जिस तरह से मिस्टेक करते हैं वो नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो सहजीवी संबंध निम्नलिखित में से कौन कौन सा दिखाता है? ठीक है ना। पहला है कलेडोफोरा, दूसरा है लाइकन, तीसरा है प्लाज्मोडियम, और चौथा ऑप्शन डी में है एल्बुगो। ठीक है ना। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है? तो इनमें से ये दो दो दर्शाते हैं, एक ये और एक ये, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है ना, ई, ऑप्शन ई में आपको जाना है। ठीक, तो अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, ये थोड़ा अजीब नाम है। ठीक है, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा देखिए, क्लेडोफोरा एक स्पंज एफिडेरिया फ्लूरिटेलिस में सहजीवी रूप में रहता है। ठीक है ना, ये क्लेडोफोरा। ठीक, लाइकेन जो कि पौधा का एक विशेष वर्ग है, सहजीवन का अति उत्तम उदाहरण है। ठीक है, लाइकेन में एक शैवाल और एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहता है। ठीक है, शैवाल द्वारा निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है, और इसके बदले में कवक क्या करता है? खनिज लवण, स्थान और रक्षा प्रदान प्राप्त करता है। किसको? तो शैवाल को। ठीक है ना। इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर होगा दो, इनमें से आंसर है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ई नंबर में। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैरता रहता है और उसे लाल रंग प्रदान करता है लाल सागर में? ठीक है ना। तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन ए में है एसी एसी टेबुलेरिया, ऑप्शन बी में है सार्गेसम एल्गी, ऑप्शन सी में है डाएसिटोसरम बुचेरिया। ठीक है, ऑप्शन डी में है ट्राइकोडेस ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। ठीक, तो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है ना, ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। यही इसी सवाल के कारण से रेड सी जो होता है रेड दिखता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में क्या मतलब और एक्स्ट्रा जान सकते हैं कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम नामक हरी नीला शैवाल, ये ब्रूनगिली एल्गी है। ठीक है ना, लाल सागर के जल के ऊपर तैरता रहता है और उसे लाल रंग प्रदान करता है, जिसके कारण से इसे लाल सागर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो एक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन में एसिटोबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोशिका के केंद्र की खोज जब रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो इसी इसी शैवाल का यूज किया था, ये शैवाल है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर पास्चुराइजेशन से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, तो इसलिए वहां से यदि सवाल आता है तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, पास्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 30 मिनट तक किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो आपको इसमें से आंसर देना है। तो ऑप्शन ए में है 62.8 डिग्री सेल्सियस, या तो ऑप्शन बी में है 68.2 डिग्री सेल्सियस, या तो सी में ऑप्शन 71 डिग्री सेल्सियस, या तो 94 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखिए इसके बारे में जान लें। दूध में जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके कारण से दूध खट्टा हो जाता है। तो इसी से निजात पाने के लिए दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री, यदि 15 सेकंड यदि यहाँ पर रहता, देखिए यहाँ पर यदि 15 सेकंड रहता, तो यहाँ पर 15 सेकंड यदि रहता, तो आप
कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए, तो 71 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। और यदि यही 30 मिनट तक आप गर्म कीजिएगा तो कितना डिग्री पर, तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करना है, तुरंत ठंडा करना है। तो लैक्टिक अम्ल के जीवाणु जो होता है वो उसकी संख्या बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण या तो पाश्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए पहला सवाल है, पारदर्शी ई गवर्नेंस के लिए किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ठीक। तो ये सारा देखिए करंट अफेयर का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, उस करंट अफेयर का वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें से वहीं से सवाल एक दो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए ये अवलोकन सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था, तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है कर्नाटका, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसको लॉन्च किया है कौन, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो यह सॉफ्टवेयर जो होता है राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और प्रतिबंधों के आंकड़े तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, ठीक है ना। और यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार सरकारी अनुदान और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए आवंटन प्रदान करता है। तो ये सारा जानकारी यही अवलोकन सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये अवलोकन सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है ना, 22, ठीक। हाल ही में कौन सा देश ने सभी महिलाओं के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स, सभी महिलाओं के लिए, देखिए यहाँ पर दो कीवर्ड है, ऑल वुमेन, ठीक है ना, ऑल वुमेन के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स जो है वो क्या कर दिया, फ्री कर दिया। देखिए फ्री करने वाला पहला देश बन गया, ठीक, फ्री करने वाला पहला देश बन गया। तो ऑप्शन ए में है स्वीडन, ऑप्शन बी में है हंगरी, ऑप्शन सी में है स्कॉटलैंड, और या तो ऑप्शन डी में है स्पेन। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर सही होगा स्कॉटलैंड, ठीक है ना, स्कॉटलैंड। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि पीरियड गरीबी, जो पीरियड प्रोडक्ट जो महिलाएं यूज करती है, ठीक है ना, उसका महंगा होने के कारण से उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए। तो यही पीरियड गरीबी के खिलाफ कदम उठाते हुए स्कॉटलैंड हाल ही में सभी महिलाओं के लिए पीरियड प्रोडक्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है। वो उसी के बारे में सवाल पूछा रहा है। लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये महिला स्वच्छता उत्पादों के बहुत अधिक टैक्स वसूला जाता है, ठीक है ना। जैसे जिनमें से प्रमुख है हंगरी 27% टैक्स लेता है, स्वीडन 25% सैनिटरी प्रोडक्ट पर अधिकतम कर लगाते हैं ये सब, ठीक है ना। जिनमें से वे लोग आम लोग के लिए ये सारा पीरियड प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, ठीक है। अन्य देश जैसे यूएसए भी 4 से लेकर हर एक स्टेट, कई स्टेट इसका फ्री भी किए हैं, कई स्टेट कम टैक्स लगाते हैं। तो इसी तरह से 4 से 10% तक लगाते हैं यूएसए पीरियड प्रोडक्ट पर, ठीक है। और उसी तरह से मैक्सिको 16% टैक्स लगाते हैं, और स्पेन 10%, ईरान 9% आदि पीरियड उत्पादों पर उच्च कर लगाते हैं। तो ये सारे हाई टैक्स लगाने वाले, लेकिन उन्हीं के विपरीत जाकर स्कॉटलैंड ने फ्री कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ प्लेनरी, एफएटीएफ का नाम तो सुने होंगे, उसी का डिसीजन मेकिंग बॉडी है प्लेनरी, ठीक है ना। साल में कितनी बार बैठक करता है, तो 1, 2 या 3 या 4, बताइए कितने बार, तो ये करता है 3 बार, ठीक है ना। और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका हिंदी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को हिंदी में कहा जाता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल निकाय है, ठीक है ना, जिसका स्थापना कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था, ठीक है ना। पेरिस के G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। एफएटीएफ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को अखंडता के लिए मानक निर्धारण करना और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। इसका सचिवालय कहां पर, पेरिस में ओईसीडी जो है ना, आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय जो है वहीं पर अवस्थित है, ठीक है। एफएटीएफ का वर्तमान में सदस्य कितना है, तो 37 सदस्य है, ठीक है ना। 37 सदस्य क्षेत्राधिकार है, और 2 जो है क्षेत्रीय संगठन, जिसमें से यूरोपीय यूनियन और जीसीसी, जिसको कहता है कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जिस तरह से इसको हिंदी में कहा जाता है कि खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है, शामिल है, जो दुनिया के सभी हिस्सों का सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भारत कब जुड़ा एफएटीएफ से, तो 2010 में। ये भी आप जान लीजिए, ये इस तरह से सवाल आ जाता है कि क्या भारत, यदि स्टेटमेंट यूपीएससी टाइप में यदि
आता है कि स्टेटमेंट, क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य? तो नहीं, ये 2010 में भारत FATF के सदस्य बने, ठीक है ना। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना, फिर भी इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी भी रखे हुए हैं, ठीक, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, ठीक है, और आतंकवाद का भी पोषण किया जाता है पाकिस्तान में। तो FATF मुख्य रूप से दो प्रकार की सूची बनाता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ये नहीं कि 3-4 लिस्ट बनाते हैं, इस तरह से 2 ही लिस्ट बनाते हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उस राज्य को रखा जाता है जिन देशों को मतलब टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगार माना जाता है, उसी को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं पाकिस्तान, उन्हें FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। यह समावेश देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह उसे यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता है उसको बाद में ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में जब डाल दिया जाता है तो उसके देखिए काली सूची में उसी को डाला जाता है असहयोगी देशों या क्षेत्रों, ठीक है ना, के रूप में जाने जाने वाली देशों को काली सूची में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। FATF प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से काली सूची का संशोधन किया जा रहा है, ठीक है ना, समय समय पर इसका संशोधन किया जाता है। FATF प्लेनरी बॉडी, जो यही डिसीजन मेकिंग बॉडी है, FATF प्लेनरी, ठीक है, इसका यही निर्णय लेता है सारा चीज, और इसका बैठक साल में 3 बार होता है, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच में मुक्त व्यापार समझौते की मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है, और ऑप्शन बी में है, देखिए ऑप्शन ए में है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ऑप्शन बी में है व्यापक मुक्त आर्थिक भागीदारी समझौता, और ऑप्शन सी में है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, ऑप्शन डी में है व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। देखिए इसका यदि आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट नाम जैसे बता देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना, CEPA, ठीक है, ठीक। अब दूसरा को कहा सकते हैं व्यापक मुक्त आर्थिक भागीदारी समझौता, क्या इसका नाम ये इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं CFEPA, ठीक है, या तो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट CECA, ठीक, और या तो ऑप्शन डी में है व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता, तो इसको कह सकते हैं CECPA, ठीक है। तो इनमें से यदि आप इस तरह से नाम सुने होंगे तो इसमें से इसके सहायता से आंसर मारिए, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, ठीक है ना। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत मॉरिशस CECPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है, ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत सारे समझौते, यह एक सीमित समझौता है जो केवल चुनिंदित क्षेत्र में कवर करेगा। यह कवर करेगा माल का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं का व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं, ठीक है, TBT, स्वच्छता और पादप स्वच्छता, ठीक है, विवाद निपटान आदि। इस तरह से बहुत सारा चीज इसमें शामिल किया गया है। ऑटोमेटिक ट्रिगर्स सेफगार्ड मैकेनिज्म का भी इसमें बातचीत किया गया है। भारत और मॉरिशस समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 साल के भीतर कुछ अति संवेदनशील उत्पादों के लिए ATSM पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं। ATSM आयात में अचानक एवं नाटकीय वृद्धि से देश की रक्षा करता है। इस तंत्र के तहत यदि किसी उत्पाद का आयात खतरनाक रूप से बढ़ जाए तो एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद भारत स्वचालित रूप से मॉरिशस से आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकता है। तो यही प्रावधान मॉरिशस के साथ साथ भारतीय आयातों पर भी लागू होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया कि व्यापारिक समझौता का प्रकार क्या क्या होता है। तो इसी तरह से जैसे मुक्त व्यापार समझौता होता है, एक प्रकार के ले सकते हैं मुक्त व्यापार समझौता, FAT फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा समझौता होता है जिसमें से 2 या 2 से अधिक देशों के भागीदार देशों को तरहीज व्यापार शर्तें, ट्रैफिक रियायत आदि प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। भारत ने कई देशों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत किया है।
ठीक है ना। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि श्रीलंका और विभिन्न व्यापारिक ब्लॉकों के साथ साथ एशियान का भी ले सकते हैं, लेकिन एशियान के इंडिविजुअल कंट्री के साथ लिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से आता है दूसरा प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हिंदी में कह सकते हैं तरहीजी व्यापार समझौता। तो इस प्रकार के समझौते में दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादों में प्रवेश का अधिमान्य अधिकार देते हैं या टैरिफ लाइनों की एक सहमत संख्या पर शुल्क को कम करके किया जाता है, ठीक है ना। यहां तक कि प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ उत्पादों के लिए शुल्क घटाकर शून्य भी किया जा सकता है, ठीक है ना। भारत ने अफगानिस्तान के साथ उसमें एक पीटीए हस्ताक्षर किया, ठीक है ना, जिस समय तालिबान के शासन नहीं थे, ठीक है। अब तीसरा प्रकार आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कि व्यापक आर्थिक समझौता, भागीदारी समझौता, ठीक है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है इस साझेदारी समझौता में, तो इसमें क्या होता है कि सीईपीए ये जो है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है ना, सेवाओं और निवेश और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में व्यापार पर बातचीत करना शामिल होता है। भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ ये इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब चौथा प्रकार ले सकते हैं कि व्यापक आर्थिक समझौता, सहयोग समझौता, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आमतौर पर केवल व्यापार शुल्क और टैरिफ दर कोटा जो होता है दरों पर बातचीत कर कवर करता है। यह सीईपीए जिसको कहता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तुलना में जितना व्यापक नहीं होता है, ठीक है ना। भारत ने मलेशिया के साथ सीईसीए का हस्ताक्षर किया। तो इस तरह इन सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम विभिन्न प्रकार को हम दर्शा दिए, चारों प्रकार के, तो यही है। और लेकिन भारत ने जो मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किए हैं उसका नाम क्या है, तो सीईसीपीए मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, सीईसीपीए, यही साइन किए हैं मॉरिशस के साथ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक था। तो ऑप्शन ए में स्टेट बैंक, ऑप्शन बी में है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी में है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है ना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और चौथा में है यस बैंक। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब देखिए इसका कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। तो हरित बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसके साथ हरित परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजी जुटाई जाती है, ठीक है ना। इसमें आमतौर पर अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल प्रबंधन आदि संबंधित परियोजनाएं शामिल होता है। यह बॉन्ड एक निश्चित आय साधन है जो एक निवेशक द्वारा उधारकर्ता को आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी को दिए गए ऋणों को प्रतिनिधित्व करता है। पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड विश्व बैंक द्वारा कब जारी किया गया था, तो 2009 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड का एक प्रमुख जारी करता है, ठीक है ना। और यस बैंक 2015 में भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जीआईबी जारी करने वाला पहला बैंक बना, तो यस बैंक, ठीक है। तो और 2018 में भारतीय स्टेट बैंक कब जारी किए, तो 2018 में, ठीक है। अब 2018 में भारतीय स्टेट बैंक ने 650 करोड़, ठीक है, 650 मिलियन डॉलर, 650 मिलियन डॉलर, ठीक है, ये याद रखिएगा, 650 मिलियन डॉलर प्रमाणित जलवायु बॉन्ड के साथ ग्रीन बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया। 650 मिलियन डॉलर, ठीक है, 650 मिलियन डॉलर बॉन्ड के साथ बाजार में प्रवेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 की पहली छमाही में भारत 10.3 बिलियन डॉलर के लेन देन के साथ चीन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया था, ठीक है ना। आप देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसी तरह से मतलब हर एक टेस्ट चलेंगे और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। और यदि कुछ लोग और विशेष चाहते हैं तो इसमें क्वेश्चन को मतलब सुधार या तो और नया क्षेत्र से डालने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को देखिए आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बने और बढ़े, ठीक है ना, ताकि हम एक और एक्स्ट्रा से और अधिक से अधिक
आपको एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो नए व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।